स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बुल हो गया में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन। लगभग 500 क्वेश्चन बन गए हैं, 600 क्वेश्चन। आज उसके आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, 2 घंटा का मास्टर वीडियो है, उसको पूरा देख लीजिएगा। आपका पॉलिटी 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब फालतू का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे का, और इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी भी है। क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर फील्ड से क्वेश्चन पूछा हुआ है संविधान का, ठीक है। यानी कि आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए और पता कर लीजिए कि कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तब एक्स्ट्रा पढ़िए। नहीं तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए संविधान का लगभग हमको लग रहा है कि 1000 का लगभग क्वेश्चन है, फिर भूगोल है, फिर इतिहास है, फिर अर्थव्यवस्था है, समझ रहे हैं, फिर हिस्ट्री है। मतलब कुल मिला जुला के बहुत सारे हैं। क्लियर है, सबको पारा पारी देखिए और समझिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों का न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 क्या होता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। देखिए कौन पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज टू, ठीक है। ये दोनों में पूछा हुआ है, यानी कि जो आप बार बार पढ़ते हैं क्या न्यायाधीश के बारे में, लेकिन 21 अनुच्छेद में है इनका शपथ के बारे में। तो आपको ध्यान देना है कौन सा अनुच्छेद है, 219 है, ठीक है। कौन सा है? उच्च न्यायालय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है? जो भारतीय संविधान का संरक्षण करता है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि संविधान का संरक्षण करता है। जैसे आप किसी भी न्यायालय में जाएंगे तो संविधान के अनुसार आपकी कार्यवाही की जाएगी, आपकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है जानना। भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे सांसद न तो कम कर सकती है और न ही समाप्त कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? देखिए जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप लोगों को पता होनी चाहिए, राष्ट्रपति, ध्यान रखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और न्यायाधीश का उम्र कितना होना चाहिए? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद तक बना रह सकता है। कभी कभी देखते होंगे कि न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं 2 ही साल में, 1 ही साल में, क्योंकि मान लीजिए उनका उम्र 61 वर्ष है, 62 वर्ष है, 60 वर्ष है, तो ठीक है 5 वर्ष चलेंगे। 62 वर्ष है, 64 वर्ष है, 64 वर्ष है, जैसे 65 पूरा होगा वो रिटायर हो जाएंगे 1 ही साल बाद। देखे होंगे 1-2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं लोग न्यायाधीश, ठीक है। करंट का देख लीजिएगा कौन है अभी। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 7 और न्यायाधीश, ठीक है, हो सकते हैं, जहां पर इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेवारी सांसद पर छोड़ दी गई थी। 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अभी क्या है? अभी ज्यादा है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 सहकला, मतलब कि 33 अन्य न्यायाधीश है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। 1950 में आपको क्या ध्यान रखना है? 7 थे। कितने थे? 7, और एक थे जो कि मुख्य न्यायाधीश। 7 आपको ध्यान रखना, एक तो अभी भी है, ठीक है। अब 7 से क्या हो गया है? 33-34 हो गया, आपको ध्यान रखना, 33 हो गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, कितने वर्ष तक रह सकते हैं? 65 वर्ष तक रह सकते हैं, अभी बताए हैं आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान किया गया है। 124 आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट 124, सुप्रीम कोर्ट 124, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बता देंगे, न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि सरकार के कार्यपालिका ये सब गलत है, ठीक है, ये सब क्या है? गलत है, केवल यही एक सही है। मान लीजिए किसी को न्याय देना है तो किसी के दबाव में तो न्याय जज नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पक्षपात बिना ऐसे ही क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। क्लियर है। ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है।
इसमें 3 आवश्यक शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है, न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। मान लीजिए किसी विभाग में कुछ दबाव रहे, ऐसा कुछ नहीं, एकदम मुक्त रहना चाहिए। दूसरा क्या है, न्यायपालिका के निर्माण व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। अगला क्या है, न्यायाधीशों को भय पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बता देंगे 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुआ था। यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में संविधान 241 के तहत संघीय क्षेत्रों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है। वर्तमान में दिल्ली एक के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 214, ठीक है, उच्च न्यायालय 214 और सर्वोच्च न्यायालय 124। देखिए 214 से याद रखिए और 124 बस फेर बदल हुआ है इधर उधर, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय सांसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। आप बता देंगे सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 131। भारत के किन 3 शहर में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 3 शहर हैं जहां पे उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। कब की गई थी आपको ध्यान रखना है, 1862 में की गई थी, 1866 में भी। ठीक है, और 214 अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। 214, 124, 214, 124 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम यानी कि सर्वोच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकारी प्रदान करता है? तो हो जाएगा 143। क्या हो जाएगा? 143। सर्वोच्चतम यानी कि 124। ठीक है, यानी कि 124 क्या है दोस्तों? सर्वोच्चतम न्यायालय है और परामर्श के लिए 143 आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समाचीन है, तो क्या राय ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा, परमादेश, हम आदेश देते हैं, उत्प्रेषण आदि प्राकृतिक रीट जारी करने की शक्ति क्या है? तो बता देंगे सर्वोच्च न्यायालय 32। पिछले वीडियो में बार बार हमने बताया 32 और 226, तो 32 याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और 226 याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट। रिट दायर करने के लिए, याचिका दायर करने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा क्या होती है? तो फिर आ गया क्वेश्चन 65 वर्ष। भारत में किसी भी दीवानी या फौजदारी मामले को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में या किसी अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश कौन दे सकता है? तो बता देंगे उच्चतम न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो दे सकता है। कभी भी उच्च न्यायालय का मामला सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, ऐसे ही आप बता सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो बता देंगे कलकत्ता। कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है सबसे पुराना भारत का उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1862, खाली 1862 ध्यान रखिएगा, पुराना है इसीलिए। फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के रूप में बनाया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो देखिए सेवानिवृत्ति की उम्र वही आ गया 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, असंख्य बार पूछ रहा है, आप पूछते रहेगा, है कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 124 ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति के बाद इनके अवकाश का ग्रहण करने की सीमा कितनी वर्ष है? 65 वर्ष है। इसका न्यूनतम आयु जो है निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन ये किया गया कि 10 वर्ष उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस होना चाहिए। ये चीज जानते हैं आप। आगे जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण
के अधीन कार्य करते हैं तो हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय। जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं वही करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है तो हो जाएगा यतो धर्मस्थो जय। यतो धर्मस्थो जय, आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ है एनटीपीसी में, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महिला न्यायाधीश आपको ध्यान रखना है फातिमा बीबी। जो फातिमा बीबी है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है जिनका नाम फातिमा बीबी थी, ठीक है। और 1989 ईस्वी में इस पद से नियुक्ति की थी, ठीक है। तो इतना नहीं, बस फातिमा बीबी याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है तो हो जाएगा न्यायिक स्वतंत्रता। जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो संबंधित है, ठीक है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी, ठीक है। मद्रास एवं मुंबई के सर्वोच्च न्यायालय किंग जॉर्ज तृतीय ने कराया था 1800 वर्ष एवं 1823 में स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ध्यान रखना है आपको, क्या हो जाएगा 1800, आंसर क्या आ जाएगा 1800। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहां बनाया गया तो देख लीजिएगा अमरावती में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीशों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है तो हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजन। 46वें प्रेजेंट का आपको जब जब होगा देखते जाना है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न रहे, मान लीजिए राष्ट्रपति हैं वो नहीं है तो उपराष्ट्रपति देख लेंगे, अगर दोनों नहीं है तो कौन देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक संभालेंगे, ठीक है, कार्य संभाल सकते हैं। देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है तो हो जाएगा गुवाहाटी। जो उच्च न्यायालय है गुवाहाटी, ये सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है, ठीक है, देश का, राज्य में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय पूछ दिया तो 124 से 147 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय बहुत लगे लगे ऑप्शन दिया है, आपको ध्यान देना है 124 से 147, ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है। भारतीय संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या होता है तो अब बता देंगे, सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन का अर्थ है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। भारतीय चुनाव के आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य का चुनाव कराना, ठीक है, निष्पक्ष रूप से, कोई धांधली उधली नहीं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है तो बता देंगे, सांसद के दोनों सदन। सांसद के दोनों सदन क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, ठीक है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि का होता है, 65 वर्ष की उम्र तक होता है। मान लीजिए पहले जो पूरा हो जाए, मान लो 65 वर्ष पे ज्वाइन किए, 3 साल बाद ही रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। अगर 60 पे ज्वाइन किए तो 5 साल बाद, 65 हो जाए तो जल्दी, नहीं तो 6 वर्ष बाद ही तो रिटायर होना ही होना है। भारतीय प्रजातंत्री प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है तो अब बता देंगे, मानसिक रूप से विपक्षी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है तो हो जाएगा पंचायत चुनाव, ठीक है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है कि 243 पंचायत के निर्वाचन के लिए प्रधान है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार है, न कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त जिम्मेदार है, ठीक है, राज्य आयुक्त जिम्मेदार है, ध्यान रखना है। आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे तो बता देंगे दोस्तों,
पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में 5 महीनों की अवधि में संपन्न हुआ था। इस समय लोकसभा में 489 सीटें थी। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ध्यान रख रहा है, सुकुमार सेन। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी कि ईसीजी, इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया था, तो कह देंगे 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता, तो कह देंगे 48 आवर, यानी कि 48 आवर के अंदर घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता, उसके बाद कर सकता है, उसके पहले कर सकता है कि नहीं। पता चले कि चुनाव हो आने वाला है, पूरा घोषणा पत्र निकाल रहे हैं, हम ये देंगे वो देंगे, ये नहीं करना है, पहले जो करिए वो करिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं, तो वही चीज है 48 आवर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो बता देंगे 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है। बार बार देखिए क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग को लग रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं, क्वेश्चन रिपीट करता है, हर जगह करता है रिपीट। आपको क्या करना है, रिवाइज करके जाना है कई बार। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदाता प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था, तो नोटा आ जाएगा तो 2013 में शामिल किया गया था नोटा को, ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों का कार्यकाल, पात्रता आदि को संबंधित किया गया है, ठीक है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, अब बता देंगे, उस समय कौन था, सुकुमार सेन थे पहले। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, इसे ध्यान रखना है। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य सभा के विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो बता देंगे 1988 जो है इस समय क्या कर दिया गया था, 21 से घट के 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले 21 था, उसके बाद अब क्या हो गया है 18 वर्ष, 1988, ध्यान रखना है। और संशोधन पूछेगा तो 2161 बता दीजिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदाता हेतु न्यूनतम आयु कितनी थी, तो बता देंगे कितना, 18 वर्ष, अभी भी 18 वर्ष है। अब देखिए ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ठीक है। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का किया गया था प्रयोग, कहां पे, केरल में। कहां किया गया था, केरल में, याद रखिएगा, केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे पहले उपयोग किया गया था। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बता देंगे राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वही चीज आ गया, राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधि पीआर पद्धति की विशेषता नहीं है, तो आप बता देंगे मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं, मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव के आयोजन एवं विनिमय हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन ईसीआई की परिकल्पना की गई है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 324, वही है इलेक्शन कमीशन, है कि नहीं, क्या आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324, आपको ध्यान रखना। पूरा घुमा के पूछ रहा है, घुमाने की क्या जरूरत है, पूछ दो 24 नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, थोड़ा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है, तो हो जाएगा मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों की पंजीकरण लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम 1991 का धारा 19, ये सब ध्यान रखना है। देखिए धारा और पूछ दिया है, गजब का सवाल है, ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण
सांसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है, तो बता देंगे चुनाव आयोग करता है। ठीक है दोस्तों, चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सर्वप्रथम पद सुकुमार सेन थे, भी ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका वीडियो दोस्तों। ठीक है, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।